अब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व में क्या योजना बनाई, क्योंकि आज उन्होंने न सिर्फ ईरान से युद्ध दोबारा शुरू किया बल्कि इसे दो मोर्चों पर फैला भी दिया। पिछले 24 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप ने 4 काम किए जो अलग अलग घटनाएं दिखती हैं लेकिन साथ देखने पर एक रणनीति बनती हैं। उन्होंने कांग्रेस को बताया कि अमेरिका फिर से ईरान से युद्ध की स्थिति में है, जिससे उन्हें 60 दिन तक बिना मंजूरी युद्ध करने की अनुमति मिलती है। उन्होंने ईरान की पूरी समुद्री नाकाबंदी घोषित की, यानी अमेरिकी नौसेना अब किसी भी झंडे के तहत ईरान जाने या वहां से आने वाले जहाजों को रोक सकती है और न मानने पर बल प्रयोग कर सकती है। उन्होंने ईरान में पूरे पहाड़ को उड़ाने का वादा किया है। वही वो बंकर है जो 600 मीटर ग्रेनाइट के नीचे है और जहां माना जाता है कि ईरानी यूरेनियम छिपा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों में लगभग बात ही नहीं की जा रही है, ट्रंप ने सऊदी अरब को यमन पर बमबारी करने के लिए हरी झंडी दे दी है और आज वे ओवल ऑफिस में पड़ोसी इराक के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, जहां वैसे ऐसी मिलिशिया है जो ईरान से लड़ने के लिए तैयार है। ये अब सिर्फ इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के साथ युद्ध नहीं है, ये पूरे क्षेत्र का पुनर्गठन है। यमन और इराक कहाँ हैं? नए मोर्चे बन रहे हैं। कहीं लड़ाई दूसरों के हाथों से हो रही है, कहीं तेल के कॉन्ट्रैक्ट से। मैं बताता हूं इसका मतलब। इस एपिसोड में हम समझाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने असल में क्या सोचा है और इस वक्त मध्य पूर्व में क्या हो रहा है। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए हम सब मिलकर इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी सदस्यता के लिए आभारी हूं। तो चलिए सब कुछ क्रम से करते हैं ताकि भ्रम ना हो। हम उस दस्तावेज से शुरू करेंगे जो लगभग अनदेखा रह गया, जबकि वही सब कुछ की कुंजी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को सूचित किया कि देश फिर से ईरान के साथ युद्ध की स्थिति में है। पत्र में यही भाषा थी। 7 जुलाई से शुरू हुए सैन्य हमले मेरी जिम्मेदारी के तहत अमेरिकी नागरिकों और हितों की रक्षा के लिए किए गए हैं, चाहे देश में हो या विदेश में। ये जरूरी क्यों है? ये औपचारिकता लग सकती है, पर ऐसा नहीं है। अमेरिकी कानून के अनुसार राष्ट्रपति बिना कांग्रेस द्वारा युद्ध की घोषणा के ठीक 60 दिनों तक सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, इसी वजह से ट्रंप अप्रैल में सक्रिय युद्ध को जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वे ऐसी स्थिति में ना फंस जाएं जहां कांग्रेस उन्हें रुकने के लिए मजबूर कर दे। तब जब युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, 60 दिनों की गिनती बस रीसेट हो गई थी और अब ट्रंप की नई सूचना से 60 दिनों की नई गिनती शुरू हो गई है। ट्रंप को 2 महीने की छूट मिली। वे बिना कांग्रेस की मंजूरी के युद्ध लड़ सकते हैं। इसी वजह से ये कदम निंदनीय है। मई में डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को बताया था कि सैन्य कार्रवाई खत्म हो गई है। जून में प्रतिनिधि सभा और सेनेट ने मतदान कर फैसला किया कि ईरान के खिलाफ अभियान विधायकों की मंजूरी के बिना नहीं चलेगा। कुछ रिपब्लिकन भी डेमोक्रेट्स में शामिल हुए, लेकिन ये प्रस्ताव केवल प्रतीकात्मक है, ये कानून नहीं है और व्हाइट हाउस वैसे भी उन पर वीटो लगा देता। दूसरे शब्दों में, कांग्रेस ने युद्ध को ना कहा और ट्रंप ने जवाब में कहा कि उनके पास फिर से कांग्रेस की मंजूरी के बिना 60 दिन हैं और उन्होंने युद्ध जारी रखा। डोनाल्ड ट्रंप के कांग्रेस को लिखे पत्र का अंत ऐसा है मानो तेहरान में सत्ता परिवर्तन की बात हो रही हो। आगे उद्धरण है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सशस्त्र सेनाएं आगे भी ऐसे कदम उठाने के लिए तैयार हैं ताकि इस्लामी गणराज्य ईरान की सरकार अब कोई खतरा न बने। अब आंकड़े। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के अनुसार पिछले हफ्ते अमेरिकी सेना ने 300 से ज्यादा ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। 14 जुलाई की रात तीसरी लहर का हमला हुआ, जो लगातार लगभग 5 घंटे तक चला। हमले से पहले ट्रंप ने कहा, उद्धरण, हम आज रात उन पर बहुत जोरदार हमला करेंगे और हम कल भी उन पर जोरदार हमला करेंगे और वे इसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ट्रंप ने फिर समुद्री नाकाबंदी की घोषणा की, जिसकी शर्तें दिखने से ज्यादा सख्त है। संयुक्त समुद्री सूचना केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार नाकाबंदी मंगलवार से शुरू हो गई है और ये ईरान के सभी बंदरगाहों, तेल टर्मिनलों और पूरे तट पर लागू होती है। अमेरिकी नौसेना ईरान जाने और ईरान से आने वाले सभी जहाजों को, चाहे उनका झंडा कोई भी हो, रोक देगी। समुद्री केंद्र के बयान से शब्दशः,
कोई भी जहाज जिस पर संदेह हो कि वह नाकाबंदी क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश या निकास कर रहा है, उसे रोका जा सकता है, उसे जबरन दूसरे मार्ग पर भेजा जा सकता है और हिरासत में लिया जा सकता है। आदेश ना मानने वाले जहाजों पर कानूनी बल प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की मांग थी कि हरमुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले सभी माल के मूल्य का 20% अमेरिकी सुरक्षा के बदले चुकाया जाए। ट्रंप ने गुस्से में कहा कि वो हरमुज पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। ईरान ने वही जवाब दिया जहां ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे दर्दनाक था, क्रूज मिसाइलें। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने 2 सुपर टैंकरों मोम्बासा और अल बहिया पर हमला किया, जो संयुक्त अरब अमीरात की एक कंपनी के हैं। इसके अलावा एक और छोटा टैंकर भी हमला हुआ। अभी तक जो जानकारी है उसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 यूक्रेनी भी शामिल हैं। सभी जहाजों को गंभीर नुकसान हुआ है और एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है। यह हमला ईरान द्वारा ओमान के क्षेत्रीय जल में किया गया है। यानी ईरान अब अपने नहीं बल्कि दूसरे देशों के जल क्षेत्र और एक तटस्थ अरब देश के जहाजों पर हमला कर रहा है। मैं याद दिला दूं, ओमान ने युद्ध शुरू होते ही पहले अमेरिका फिर ईरान का साथ दिया, फिर खुद को पूरी तरह तटस्थ दिखाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। ये संकेत है कि अब ईरान जहाजों को केवल अपने तट के साथ साथ ही गुजरने देगा। जैसा कि हमने इस YouTube चैनल पर पहले ही बता चुके हैं, होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 मार्ग है, ईरान के तट के साथ, ओमान के तट के साथ और जलडमरू मध्य के बीचों बीच। ईरान चाहता है कि सभी जहाज उसके तट के पास से गुजरे, वरना वो उन पर हमला करता है, और वो वास्तव में ऐसा करता भी है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की आज के हमलों पर सफाई मजाक जैसी है। वहां बताया गया कि जहाजों ने चेतावनियां नजरअंदाज की, नेविगेशन सिस्टम बंद किए और उस रास्ते पर चले गए जिसे ईरानी बारूदी सुरंगों से भरा बताते थे, जबकि असल में ऐसा नहीं था। और अब डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी धमकी, उन्होंने पिकेक्स माउंटेन को नष्ट करने का वादा किया है। ये किर्की पर्वत है, या जैसा कि फारसी में से कहा जाता है, कुहे कलंग गजला। आगे डोनाल्ड ट्रंप का उद्धरण है, हम किर्की पर्वत को नष्ट कर देंगे। ईरानियों से कहो कि तैयार रहें, हम उस पर बहुत बारीकी से नजर रख रहे हैं। हमें वहां कोई गतिविधि नहीं दिख रही। उनका परमाणु कार्यक्रम चल रहा है, पर फर्क नहीं पड़ता। हमें पता चलता है तो हम उसे उड़ा देते हैं, इसलिए वे बात नहीं करना चाहते। लेकिन हम शायद किर्की पर बहुत जल्द हमला करेंगे। ये कौन सी जगह है? जाग्रोस पर्वत श्रृंखला में एक पहाड़ जो पहले से ही नष्ट हो चुके नतांज के पास है। इसके अंदर 2 गहरे भूमिगत सुरंग परिसर है। निर्माण 2020 से चल रहा है। ईरान का दावा है कि वहां सिर्फ यूरेनियम संवर्धन के लिए सेंट्रीफ्यूज जोड़े जा रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी को शक है कि ये एक गुप्त घोषित न किया गया यूरेनियम संवर्धन संयंत्र है, यानी परमाणु कार्यक्रम के लिए एक तरह का रणनीतिक बैकअप है। माना जाता है कि वहीं उच्च संवर्धित यूरेनियम का मुख्य भंडार रखा गया है, जिसे ट्रंप के अनुसार पहले ही दफना दिया गया था। एक हफ्ते पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान डीन्यूक्लियराइज्ड है, अब समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा निकला कि ऐसा नहीं है, और यही मुख्य बात है। यह ठिकाना 60 बल्कि 600 मीटर तक ग्रेनाइट के नीचे दबा हुआ है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ यहाँ एक मत है, बेशक यह ठिकाना अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर भेदी बमों के लिए भी पहुंच से बाहर है। विश्लेषक साफ कहते हैं कि ऐसे ठिकाने को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन शायद सिर्फ सामरिक परमाणु हथियारों से ही, और तब भी सफलता की गारंटी नहीं है। आखिरकार ऊपर 600 मीटर ग्रेनाइट है, यानी ट्रंप धमकी दे रहे हैं वो करने की जो उनकी सेना शारीरिक रूप से कर ही नहीं सकती। हाँ, अगर बात अकल्पनीय परमाणु हथियार के इस्तेमाल की ना हो तो। यह सवाल है, क्या ये ब्लफ है, मनोवैज्ञानिक दबाव है, या किसी बड़ी चीज की तैयारी? सवाल अब भी खुला है। ट्रंप ने फिर ईरानी नेतृत्व को खत्म करने की धमकी दी। हाँ, मैं उन्हें नष्ट कर सकता हूं और मुझे पता है वे कहां हैं। ट्रंप तो सच में हद पार कर गए। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इस युद्ध का सबसे अहम उभार ईरान में नहीं हुआ। ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को यमन में हूथियों के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए हरी झंडी दे दी। मैं याद दिला दूं, पिछले हफ्ते सऊदी अरब ने अमेरिका से अपनी चिंता साझा की और संभावित हमलों के लिए समर्थन मांगा, क्योंकि ईरान यमन में सऊदी नाकाबंदी तोड़ना चाहता था।
गुरुवार को सऊदी अरब के राजदूत ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिले और शुक्रवार को रूबियो ने सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल से बातचीत की और उसी शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। युवराज ने समर्थन मांगा और उन्हें वह समर्थन मिला। पहले ही सोमवार को सऊदी विमानों ने सना के हवाई अड्डे पर बमबारी कर दी। ये यमन की आधिकारिक राजधानी है। औपचारिक बहाना यह था कि महन एयर के विमान को उतरने नहीं दिया जाए, जो हुसियों के प्रतिनिधिमंडल को अली खामनेई के अंतिम संस्कार से ईरान से ला रहा था। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार महन एयर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की एयरलाइन है और अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत है। विमान में शायद वे हूती नहीं थे जो अली खमेनी के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे। विमान में हथियार, मिसाइलों के हिस्से और सैन्य विशेषज्ञ थे जिन्हें हूतियों को युद्ध की तैयारी में मदद करनी थी। हूतियों ने अबहा हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया और एयरलाइनों को सऊदी अरब के आकाश से दूर रहने की चेतावनी दी। ये वास्तव में निर्णायक क्षण क्यों है? ये 2022 के बाद से सबसे गंभीर सीमा पार तनाव है और ये 4 साल की संघर्ष विराम के टूटने और अमेरिका तथा ईरान के बीच युद्ध के विस्तार का संकेत हो सकता है। और ये बात खास है, ये तथ्य कि मोहम्मद बिन सलमान ने पहले से डोनाल्ड ट्रंप को सूचित किया और जैसा कि कहा जाता है हमले के लिए अनुमति मांगी। इसका मतलब है कि सऊदी लोग एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और पहले से ही अमेरिका से सैन्य और कूटनीतिक समर्थन की सौदेबाजी कर रहे हैं। अभी हाल ही में याद दिला दूं, सऊदी अरब ने अमेरिका और ईरान के युद्ध में सार्वजनिक रूप से तटस्थता बनाए रखी थी और युद्ध की शुरुआत में तो उसने वॉशिंगटन को तेहरान के खिलाफ अभियान के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया था। मामला यह है कि सऊदी अरब ने हाल ही में 2023 में चीन की मध्यस्थता से ईरान के साथ अपने संबंध बहाल किए हैं, लेकिन ये एक गलती थी और अब वे खैर सऊदी अरब वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में आ गया है और दूसरा मोर्चा खोल दिया है, जो ईरान के लिए बहुत दर्दनाक होगा क्योंकि वे आज की सबसे शक्तिशाली प्रॉक्सी ताकत यमनी हूथियों को खो सकते हैं। लेकिन ये सब नहीं है, एक और मोर्चा बनने वाला है। आज 14 जुलाई को ट्रंप व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी से मुलाकात कर रहे हैं और यही है विस्तार का दूसरा मोर्चा। बस यहां लड़ाई बमों से नहीं बल्कि अभी के लिए तेल और अल्टीमेटम से हो रही है, लेकिन गर्म चरण से बहुत दूर भी नहीं है। वैसे ये अली अल जैदी है कौन? ये बिजनेसमैन है जिनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है और जो इसी साल मई में सत्ता में आए हैं। जैसा कि एक इराकी राजनयिक ने कहा, उद्धरण, ये डोनाल्ड ट्रंप की पसंद है, ये इराकी ट्रंप हैं, बिजनेसमैन। अब पैसा फिर से इराक में आएगा। दरअसल ट्रंप ने खुद नूरी अल मालेकी की उम्मीदवारी की आलोचना की थी। वे उनके प्रतिद्वंदी थे क्योंकि उन्हें तेहरान के बहुत करीब माना जाता था। अल जैदी की नियुक्ति को एक शानदार नए अध्याय की शुरुआत बताया गया। वे डोनाल्ड ट्रंप के प्रोटेजे हैं और अब इराक के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अप्रैल में अमेरिका ने न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में रखी गई इराकी तेल राजस्व की रकम जारी करना रोक दिया था। इन पैसों की रिहाई पिछले हफ्ते फिर शुरू हुई अल जैदी की व्हाइट हाउस यात्रा के समय। नतीजतन वे पूरी तरह वफादार हो गए। वॉशिंगटन अभी इराक से क्या चाहता है, यही सबसे रोचक बात है। इराक की ईरान समर्थक शिया मिलिशिया को पूरी तरह निरस्त करना, जिन्होंने युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया था। व्हाइट हाउस ने बयान दिया, उद्धरण, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि उसकी संप्रभुता बनाए रखना और उसकी सीमाओं के भीतर से ईरान समर्थित मिलिशिया द्वारा किए जा रहे हमलों को रोकना बेहद जरूरी है। हम जानते हैं कि कुछ मिलिशियास के निरस्त्रीकरण पर चर्चा चल रही है और हम कार्यों और मापनीय परिणामों के आधार पर सोच समझकर निर्णय लेंगे। और अब इराक में शियाओं के पूर्ण निरस्त्रीकरण की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। लेकिन निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली गुटों ने पहले ही कह दिया है कि वे इतनी आसानी से अपने हथियार नहीं डालेंगे। इसका मतलब है कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। इराक को बदले में क्या मिलता है? तेल और गैस के सौदे, असल में पैसों की आमद। इन सौदों में सबसे बड़ी डील है एक समझौता जिसके तहत इराक एक फंड में रोजाना 5 लाख बैरल तेल जमा करेगा। बदले में अमेरिका बिजली के विकास में मदद करेगा।
खैर, यही आधिकारिक तौर पर कहा गया है। साथ ही बगदाद ओपेक की तय सीमाओं से बाहर उत्पादन के लिए कोटा मांग रहा है, जो अमेरिका दे सकता है और सऊदी अरब से समझौता कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की सोच साफ है। हरमुज जलडमरू मध्यबंद होने से इराक ने भारी आमदनी गंवाई, क्योंकि समुद्र तक वही एकमात्र रास्ता है। वॉशिंगटन इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी के निरस्त्रीकरण के बदले वैकल्पिक निर्यात मार्गों की पेशकश कर रहा है। ये देश को तेहरान के प्रभाव से छुड़ाने की कीमत है। और यही सब नहीं है, तीसरा ट्रैक लेबनान है। साथ ही रोम में अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल लेबनान के बीच बातचीत हो रही है। वे 26 जून के फ्रेमवर्क समझौते के कार्यान्वयन पर चर्चा कर रहे हैं। वहां संघर्ष को समाप्त करना है, फिर से उन समूहों को निरस्त्र करना है जिन्हें ईरान समर्थन करता है। लेबनानी सेना की तैनाती दक्षिण लेबनान में और इजरायली सेना की धीरे धीरे वापसी। यह उल्लेखनीय है कि इन वार्ताओं ने लेबनान के मुद्दे को अमेरिका ईरान समझौते से अलग कर दिया। और यहां अगर इन सब बातों को एक साथ जोड़ें तो डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति स्पष्ट हो जाती है। ट्रंप ने ईरान ही नहीं, पूरे क्षेत्र में ईरानी नेटवर्क को ध्वस्त करने की योजना बनाई थी। खुद ईरान में अमेरिकी सेना सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर रही है। यमन में सऊदी अरब हौथियों पर बमबारी कर रहा है। इराक में अमेरिका शिया मिलिशिया के निरस्त्रीकरण के बदले बड़ी राशि देने को तैयार है, जिन्हें ईरान फिलहाल समर्थन नहीं कर सकता। लेबनान में हिजबुल्लाह को निरस्त्र कराने की कोशिश हो रही है। यानी ये 4 बिंदु हैं, 4 अलग अलग तरीके हैं और एक ही लक्ष्य है, ईरानी प्रतिरोध धुरी को पूरी तरह से ध्वस्त करना। बिल्कुल, इस रणनीति में जोखिम बहुत बड़े हैं और इराक में मिलिशिया अपने हथियार डालने वाली नहीं है। उनसे लड़ना पड़ेगा, इराकी सेना को भी लड़ना पड़ेगा। हूती बाब अलमंदेब जलडमरू मध्य को बंद कर सकते हैं और सऊदी अरब का गला घोट सकते हैं, क्योंकि फिर तेल का निर्यात करने की कोई जगह नहीं बचेगी। हिजबुल्लाह लेबनान में निरस्त्रीकरण से इनकार करता है और ईरान में इस किरकी पहाड़ को केवल परमाणु हथियार से ही उड़ाया जा सकता है, और वहीं ईरान का परमाणु कार्यक्रम छुपा हुआ है। तो जैसा कहा जाता है, हम मध्य पूर्व में युद्ध के नए 60 दिनों में दाखिल हो चुके हैं। अब देखना है आगे क्या होता है, लेकिन अब युद्ध की रणनीति समझ आ गई है। यहां विराम देता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष कमेंट्स में लिखें। चैनल के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक और विवरण में किसी भी डोनेशन के जरिए ऐसा कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।